नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस क्लास नंबर 17 बाई जायसवाल सर। लाइव क्लास आप सभी के साथ है। आप सभी से रूबरू होने का एक समय, एक टाइम, एक मौका मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है हमारे लिए। आप सभी एकजुट होते हैं इस टीटी परिवार, इस टीटी फैमिली में। और आज की क्लास में हम 17 क्लास करेंगे। इसके पहले 16 क्लासेज ईवीएस के कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके बताना है। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है लाइव स्कोर के माध्यम से। और आई बटन पे लिंक वगैरह एंड स्क्रीन पर लाइव क्लास जब होगी इसके बाद आपको ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 भी है, मीथेन आपका CH4 भी है, जल वाष्प भी है आपका। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसें हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ये ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ सकता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन की बात करेंगे। तो ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से जो जिम्मेदार होता है वह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। SO2 की बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल के आसपास स्थित रबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल की जो फैक्ट्रियां हैं जैसे मथुर ऑयल रिफाइनरी, ये जो है इनके कारण से वातावरण में विषैली गैसीय सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। वर्षा होने पर यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। अगला जो प्रश्न है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है वह गैस और कोई नहीं, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। SO2 की बात करेंगे। प्रश्न बदला है लेकिन उत्तर आपका नहीं बदला है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो है उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना और EVS में 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित है सभी लोग जानते हैं वह हमारी कौन सी है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात करें। ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मानव या मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या उपयोग सभी। तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं वह हमारे वनों को जलाना भी है, कृषि क्रियाकलाप भी है और एरोसोल कैन का उपयोग भी है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। सभी फटाफट अंदाज में फीडबैक करेंगे। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी को 10 सेकंड का मौका है, सभी कमेंट कीजिए। चलिए, आई होप आप लोग सभी लोग कमेंट कर चुके हैं। तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 2 या 3 तारीख रात को हुई थी यह घटना और मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC के नाम से यह मशहूर है। डिटेल के साथ जानते हैं साथियों। भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है।
इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति डेथ हो गई थी और हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित भी हुए थे। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमिया या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं मिनी माता रोग ये है अत्यधिक मछली खाने से, और वे मछली खाने से जिनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जिनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, हम बात करेंगे पारा। जी हाँ, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा HG पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फालिज जैसे लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई है, और ये बीमारी पहली बार जापान के मिनी माता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई, इसीलिए इसका नाम मिनी माता रोग पड़ गया और कहा जाने लगा। देखिए, प्रमुख प्रदूषक और उनसे उत्पन्न जो रोग जान लेते हैं। प्रदूषक पारा, इससे उत्पन्न रोग मिनी माता है। प्रदूषक आर्सेनिक है, इससे उत्पन्न ब्लैक फुट है। प्रदूषक जो है फ्लोराइड है, इससे उत्पन्न रोग नॉनी संलक्षण है। प्रदूषक नाइट्रेट है, इससे उत्पन्न ब्लू लेबी सिंड्रोम। अगला है कैडमियम, और इससे क्या रोग होता है? इटाई। एस्बेस्टस फेफड़े का कैंसर, बेंजीन ल्यूकेमिया का कैंसर, एनिलीन मूत्राशय का कैंसर। तो ये आपके प्रदूषक और इनसे संबंधित रोग हैं जो आपने जान लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं ओजोन परत अधिकतम जो ह्रास किस कारण से हुआ है, वह आपका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूए, यूवीबी, यूसीसी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पराबैंगनी किरणों में से जो अधिकतम अधिक हानिकारक हो जाता है वह हमारी कहलाती यूवीसी किरणें। जी हाँ, यूवीसी किरणें बहुत ही हानिकारक होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनको जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, UVA, UVB और UVC। इन किरणों में UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती। अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। UVA, UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और सभी जानते हैं कि UVB किरणें जो होती हैं जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। UVB किरणों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? जीन परिवर्तन, पौधों की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना या सनबर्न आदि आपके इफेक्ट पड़ता है। अगला है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस पर होता है? पश्चिम बंगाल पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारत के जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के जो है राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित आता है। पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल से मानक स्तर से अधिक पाई गई, और भारत में सर्वप्रथम 1993 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। तो जल में अगर आर्सेनिक की अधिकता होगी तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। नोट कर लीजिएगा। और भारत में पहली बार जो आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण मामला कब आया था? 1983 में, वो भी पश्चिम बंगाल में आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हम सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों हमारी कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन जो हीलियम है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे में समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके प्रमुख प्रश्नों के साथ। पहले ग्रीन हाउस गैसें के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से एग्जाम में प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह ईंधन कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने और जंगलों में लगी आग से पैदा होता है। दूसरा है मीथेन, यह तेल के रिसने, धान के खेत व पशुपालन आदि से पैदा होता है।
नाइट्रस ऑक्साइड, यह खेतों में ईंधन से जलने से निकलता है। अगला है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों द्वारा ताप में वृद्धि के कारण हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि होती है। परफ्लोरोकार्बन, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा यह उत्पन्न होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, गंधयुक्त ईंधन का दहन जो अम्लीय वर्षा का कारक होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण मापन जो है किस इकाई द्वारा किया जाता है? या डेसिबल की बात करेंगे, डीबी की बात करते हैं। और सभी लोग जानते हैं 120 जो डेसिबल ध्वनि होती है वह क्या होती है? सभी लोग बताइए। ये अधिक तीव्र कष्टकारक होती है। और नॉर्मल तौर पर जो है 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। लेकिन सामान्य श्रवण शक्ति की बात करें 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। और 5 डेसिबल अगर ध्वनि है वह अत्यंत मंद होती है। और 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज हो जाती है। और 120 डेसिबल अधिक ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते, कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, जानते हुए भी फिर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। सब कोई जानता है, फिर भी प्रश्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 16 सितंबर वाला सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। इस तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर 1994, ये 1994 ये डेट, ये तारीख अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? क्या वह डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है? सभी कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, इनमें से जो ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है और कोई नहीं, आपका हाइड्रोजन कहलाता है। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी न्यूनतम कम की बात की जाती है, हाइड्रोजन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण से? सभी कमेंट कीजिएगा। तो ग्रीन मफलर आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो हम बात कर चुके हैं 60 रूप में MIC का जिक्र हमने किया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के इसका जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये भी आपको बता चुके हैं कि भोपाल शहर में 3 दिसंबर को 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित किसके यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? हिमनदों में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना या वनों में वृद्धि होना? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि भूमंडलीय तापन का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, CO2 में वृद्धि, भूमंडलीय तापन का। और इसीलिए गर्मी जो ज़्यादा है, भूमंडलीय तापन इसीलिए वृद्धि हो रही है। और ग्लेशियर लगातार पिघलता जा रहा है, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि होती जा रही है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु होता है या किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता सुधार हेतु, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल के तापमान सुधार हेतु? तो आप सभी लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी लोग हैं, कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य सिर्फ और कोई नहीं, आपके जल की गुणवत्ता को सुधार लाना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। और आप ये भी जानते हैं कि नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू हुआ था, बैंड बाजे बाराती DJ के साथ शुरू हुआ था। लेकिन 15 वर्ष के अवधि में ये लगभग 901.71 करोड़ रुपए का व्यय होने के बाद भी नदी का प्रदूषण कम नहीं होना और यह योजना विफल रही। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या हो सकता है? बंद कमरे में कर रहा है और ठंडी का मौसम है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या हो सकता है?
कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी लोग अक्सर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखे होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति बंद कमरे में 3-4 घंटे कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो उसका खतरनाक प्रभाव यही हो सकता है कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोयले की अंगीठी जलाने पर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर शरीर में क्या होता है, रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के व्यक्ति से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कमरे को बंद नहीं, कमरे को खुला होकर थोड़ा बहुत जला सकते हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? सब्जी एवं फलों के छिलके होते हैं, घरों के नालियों का गंदा पानी होता है, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा होता है या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं होता है। सभी कमेंट कीजिएगा गैसीय अपशिष्ट क्या होगा। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। और टॉप 20 में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, कितना फीडबैक किया, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी मॉर्निंग में 11:30 के क्लास में, 11:30 बजे लाइव क्लास पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।